जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी टॉपिक कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अभी इतिहास शुरू किया है और इतिहास में भी हमने क्लास 6 का जो इतिहास है वो कंप्लीट करवा दिया है। बाय द वे हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे आज के इस सेशन में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है पूरा डिस्कशन के साथ। तो प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 को डिटेल रूप में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर में से, जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे इस चैप्टर में से, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है। हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ एक चीज आपको और याद रखना है कि आज के इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होगा, इन सभी क्वेश्चन में से आप पहले से कितने क्वेश्चन जानते हो, कितना क्वेश्चन सही होता है आज के इस सेशन से, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। चलिए अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहां पर आपको उचित लगे, जहां पर लगे कि लिखना चाहिए, वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? आपका पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूत वंश का राजा नहीं था? ठीक है, तो नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है। इन चारों ही ऑप्शन में से राजपूत वंश का राजा नहीं था। सही आंसर इसका बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहलोल लोदी जो है ये राजपूत वंश का नहीं था। किस वंश का था ये लोदी वंश का था। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की? ठीक है, अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? दिल्ली में। तो उस शासक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तैमूर राजपूत शासक ने अपनी राजधानी सबसे पहले दिल्ली स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कह लो या फिर राजा कह लो, कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर वास्तविक रूप में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा था। इन्होंने ही किस वंश की स्थापना करी है? तो आपको नाम याद करना है। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश से संबंधित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम प्रारंभ कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार का काम प्रारंभ करवाया था। हालांकि बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कुतुब मीनार का जो पूर्ण काम था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। तो यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था। ये इब्न बतूता आपको याद रखना है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? ये मोरक्को का निवासी था और इन्होंने ही भारतीय बांस की प्रशंसा की है। ठीक है, भारतीय बांस की प्रशंसा किसने की है? इब्न बतूता ने। ठीक, ये आपको याद रहेगा। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? कौन सी थी प्रशासन की भाषा? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अंग्रेजी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी आपकी फारसी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 5वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि नमाज के दौरान, ठीक है, नमाज के दौरान मक्का की ओर मुख करके खड़े होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ठीक है, खुतबा, किबला, सिजदा और खराज, 4 ऑप्शन है। सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब मक्का की ओर मुख कर करके हम नमाज पढ़ते हैं तो इस स्थिति को किबला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। आपके लिए अगला सवाल है, किसके शासनकाल में सल्तनत अपनी सबसे अधिक उन्नति पर पहुंची? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो सल्तनत है ये सबसे अधिक उन्नत के शिखर पे था। चलिए यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया तो करिएगा अगला क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि उलेमा कौन था? भाई उलेमा किसे कहते थे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये इस्लामी शिक्षा का विद्वान था। ठीक है, इस्लाम शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं? उलेमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों के साथ एक किलेबंद बस्ती थी। 4 ऑप्शन है, भीतरी इलाका, गैरिसन शहर, जागीर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताना है इस प्रश्न का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैनिकों के साथ एक जो किलेबंद बस्ती था उसे हम लोग गैरिसन शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा कर एक प्रकार का नहीं था? मतलब कि आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में बहुत सारे कर लगाए गए थे, टैक्स निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो बताइएगा ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा टैक्स प्राचीन समय में नहीं दिया जाता था, मतलब कि टैक्स के रूप में उसकी गिनती नहीं होती थी। तो आपको पता है कि खराज जो है ये भी एक प्रकार का टैक्स है। मवेशियों पर भी टैक्स लिया जाता था, घरों के मकान पर भी टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स नहीं लिया जाता था वो था बंदगान। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा और आपके इतिहास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में काम करेगा। तो आप सभी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। प्यारे साथियों, एक बार बताना जो हमने अभी 10 क्वेश्चन किया है, यदि आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा, यदि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस प्रकार की आशा करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय द वे अपने साथ गिनते रहना कि आज के इस सेशन से आपका कितना स्कोर सही होता है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन। खराज एक प्रकार का कर था। ये जो कर है खराज नामक, ये किस पर लगाया गया था? घर पर, मवेशियों पर, व्यापार पर या फिर खेती पर? सही आंसर है, ये जो कर है ये खेती पर लगाया गया था। ठीक है, खराज कर किस पे लगाया गया था? खेती पर लगाए जाने वाला एक कर था। चलिए अगला इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना सॉल्व, कि किस मुगल सम्राट ने प्रशासन के बारे में शेर शाह सूरी के विचार का अनुसरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किसने अनुसरण किया है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने अनुसरण किया था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि बात करें अकबर के पिता कौन है, तो अकबर के पिता कौन है, पिता हो जाएंगे हुमायूं। और हुमायूं के पिता कौन है, हुमायूं के पिता है बाबर। आपको याद रखना है, बाबर के शासनकाल में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बताइएगा कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। तुगलकों से पहले दिल्ली पर डैश राजवंश ने शासन किया। तुगलक से पहले दिल्ली पर किस राजवंश ने शासन किया है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। खिलजी वंश के शासकों ने तुगलक वंश से पहले दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारीख या फिर तवारीख डैश में लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखे गए हैं फारसी भाषा में। यहाँ से प्रश्न जो है सीटेट 2021 और 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि 23 में नहीं, 24 में नहीं, तो हो सकता है 2025 के एग्जाम में पूछ ले। तो इसलिए आपको याद रखना है, तारीख और जो तवारीख शब्द है ये फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार। अगला क्वेश्चन है कि डैश का निर्माण दो शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले नंबर के क्वेश्चन में ही इसका जवाब दिया था। मैंने कहा था जब कुतुब मीनार बनवाएगा कोई, ठीक है, कुतुब मीनार का जो नींव है, ठीक है, नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। ठीक है, बाकी बात कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कौन करवाता है? पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश। ठीक है, और ये दोनों ही किस वंश से रिलेटेड हैं? ये दोनों ही गुलाम वंश से रिलेटेड है। ठीक, आपको याद रखना है जो इल्तुतमिश है इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। आप सभी को याद रखना है, रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी है। हालांकि 1240 में इसको, इसकी निंदा करके इसको इसके शासनकाल से हटा दिया गया है और 1240 में हटा दिया गया। इसी के साथ साथ आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, मिनहाज उस सिराज, जो कि तबकात ए नासरी के लेखक है। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्त्री जो है उसको हमेशा ही पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें लिखी गई है उनमें। आपको यहाँ पर ये दो क्वेश्चन याद रखना कि नींव किसने रखी है और पूर्ण किसने करवाया है। फिलहाल में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि डैश मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान दिया जाने वाला उपदेश है। ठीक है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो खुतबा मस्जिद है, खुतबा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान उपदेश दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नमाज का नेता डैश है, कौन है? तो नमाज का जो नेता है, नेता होता है आपका इमाम। ठीक है, नमाज का नेता कौन होता है? इमाम को नमाज का नेता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि रजिया सुल्तान ने डैश से डैश ईस्वी तक शासन किया। आपको पता है कि 1240 में जो है इसको गद्दी से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, 1240 में जो रजिया सुल्तान है इसको गद्दी से हटा दिया गया है। इसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको एक बुक का नाम याद रखना है, तबकात ए नासरी। तबकात ए
नासिरी। इससे हमें इसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। इनके द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? तो लिखी गई किताब है तबकात ए नासिरी, लेखक है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज जो कि इस पुस्तक के लेखक है। इन्होंने ही रजिया सुल्तान के ऊपर टिप्पणी की थी कि स्त्री को हमेशा ही पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इसका सही आंसर है 1240 तक ये अंतिम शासिका थी। पर कब बनी थी? तो 1236 में बनी थी। 4 साल का इसका शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौहान और तुर्क के शासनकाल में महत्वपूर्ण शहर बन गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की सत्ता को डैश आक्रमणों द्वारा चुनौती दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका मंगोल। क्योंकि एक चीज नोट करना कि जो भारत पर सबसे ज्यादा जो आक्रमण करता है, ठीक है, सर्वाधिक आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? मंगोल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक आक्रमण भारत पर कौन करता है? सर्वाधिक आक्रमण मंगोल करता है। किसके शासन काल में करता है? तो एक नाम नोट करना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम से मंगोलों का आक्रमण होता है खिलजी के शासन काल में। तो ये चीज आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुद्रम्मा देवी ने काकतीय राजवंश पर कब शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शासन किया था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1962 से 1989 तक जो है शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान किस पर निर्भर थे? ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? प्यारे साथियों देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के सुल्तान जो है वो आपूर्ति के लिए व्यापार और श्रद्धांजलि या लूटपाट करते थे, ये इन्हीं पर निर्भर रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद का नाम बताइए। दिल्ली सुल्तानों के द्वारा प्रथम मस्जिद का नाम बताइए। जैसे ही हम बात करेंगे प्रथम मस्जिद की, उत्तर आएगा आपका कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? अभी आपने इससे पहले इसके विषय में पढ़ा है। अब बताइएगा, ये जो इस्लाम है, ये जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मस्जिद विश्व का अभ्यारण्य है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेगमपुरी मस्जिद, जो कि विश्व का अभ्यारण्य भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी थे, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? इसके विषय में जानने से पहले एक बार आप ये समझना कि जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी ये एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, तो यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी ही कहता है कि भाई मेरा जो शासक है ना वो पगला गया है। तो ये सेंटेंस भी जियाउद्दीन बर्नी का ही है। इब्न बतूता किस से संबंधित रखता है? ठीक है, किससे संबंधित है मैंने अभी आपको बताया था इसके विषय में। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है। आपको याद रखना है अफ्रीका में ही एक जगह है मोरक्को नामक। ठीक है, अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है मोरक्को। इब्न बतूता वहां का रहने वाला था। और इब्न बतूता जो है वो प्रशंसा करता है किसकी? भारतीय बांस की प्रशंसा करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, भारतीय बांस। आज का अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने अपना करियर एक डैश के रूप में शुरू किया था। उन्होंने जो अपना करियर है एक
किसके रूप में शुरू किया था? मैनेजर के रूप में शुरू किया गया था और बाद में वो शासक कहलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बलबन किस वंश का सुल्तान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि बलबन के विषय में हमें संस्कृत अभिलेख भी मिलते हैं और बलबन जो है ये किस वंश का सुल्तान है? बलबन हो जाएगा तुगलक वंश का सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करवाऊं, आप सभी इन 29 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। और ये जो अंतिम वाला प्रश्न है ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन था चैप्टर नंबर 3 था क्लास 7 का, ये हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी बात जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, ऐसे ही डिटेल रूप में देखेंगे। चलिए आज की इस क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।